नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंकेज के बारे में, सहलग्नता के बारे में। जैसे इससे पहले वीडियो आपने देखे रहे होंगे तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरी की पूरी कंटेंट मेंडलिज्म के अनुसार था या मेंडलवाद के अनुसार था या मेंडल्स लॉ के अनुसार था। ठीक है, आपने देखे होंगे कि मेंडल के नियम के दौरान जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उस दौरान आपको ये शब्द का प्रयोग कभी नहीं सुनाई दिया होगा या नहीं मिला होगा, जिसको हम लोग लिंकेज या संलग्नता कहते हैं। कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि मेंडल की खोज में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में टोटली संलग्नता या लिंकेज का अभाव था, ये आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो मैं ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीट बताऊंगा कि लिंकेज क्या होता है, सहलग्नता क्या होता है। मैं यहाँ पर थ्योरी की बात करूँगा। सटन पहले 1903 के आसपास इन्होंने एक थ्योरी दिया था। उसके बाद में मॉर्गन की अवधारणा बताऊंगा, मॉर्गन का सिद्धांत बताऊंगा, सहलग्नता का सिद्धांत जो लगभग 1910 में दिया गया था। ये ईयर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि कैसे यहाँ पर जो मॉर्गन नामक साइंटिस्ट है, बैट्सन, पुनेट और सैंडर्स के एक्सपेरिमेंट के आधार पर कैसे कपलिंग और रिपल्सन को बताया था, मतलब युग्मन और प्रतिकर्षण थ्योरी को इन्होंने दिया था। मैं कंप्लीट अकाउंट आपको दूंगा यहाँ पर मॉर्गन्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज के बारे में। उसके बाद मैं सीधे सीधे लिंकेज टाइप्स में जाऊँगा जो कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट में है, जो कि दो एग्जांपल के द्वारा मैं शो करूँगा। एक है लिंकेज इन मेज मक्का में सहलग्नता और दूसरा है लिंकेज इन ड्रोसोफिला में सहलग्नता। वीडियो हो सकता है कि काफ़ी लंबा हो, बड़े धैर्य रखकर आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप पूरा आखिरी तक देखेंगे और मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखें, क्योंकि सारा कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आप सभी के लिए। थोड़ा लंबा जरूर होगा वीडियो मैं शुरू करूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वीडियो अगर नहीं देखें तो पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने मेंडलियन लॉ के अनुसार अगर एक्सपेरिमेंट का वीडियो नहीं देखे होंगे, सारे कंटेंट नहीं देखे होंगे, तो शायद लिंकेज से आप अछूता रह जाएं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है यहाँ पर मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जानकारी या अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि मेंडल की जो खोज हुआ था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद कई पादप और जंतुओं पर लगातार खोज जारी रहे, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए। कुछ परिणाम ऐसे भी प्राप्त हुए थे जो स्वतंत्र अपयूहन के नियमों के अनुरूप नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम से स्पष्ट हो गया था कि किसी जीव में पाए जाने वाले विभिन्न जीन्स अपनी अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं। ये मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के अनुसार क्लियर हो गया था। अगर आपने वीडियो देखी है, नहीं देखें तो सजेस्ट जरूर करूंगा, स्वतंत्र अपयूहन का नियम जरूर देखें, ठीक है। वो सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सपेरिमेंट और आगे होते रहे, वो सारे एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल्स या लॉ लागू नहीं हो रहा था, उसके विरुद्ध जा रहा था सारी चीज़ें। मेंडल ये इसलिए लकी थे कि उनके द्वारा जो मटर का पौधा का चुनाव किया गया था, तो मटर के पौधे में जो 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जो थे, वो पूरे निर्धारित कारक अलग अलग क्रोमोसोम्स पर स्थित थे, है ना। जितने भी कारक से संबंधित उन्होंने लक्षण, 7 विपर्याय लक्षण बताया था, सारे के सारे लक्षण किसमें थे? अलग अलग गुणसूत्रों में से संबंधित थे, अलग अलग एलेलिक युग्म में वो संग्रहित थे या संचयित थे, ऐसा मान सकते हैं। मान लो किसी एक गुणसूत्र में इस प्रकार एक ही माने अलग अलग लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जीन रहे भी होंगे, तो उनके बीच में संलग्नता की अनुपस्थिति थी। कहने का मतलब ये है कि वो आपस में लिंक नहीं हो पाते थे, बाइंड नहीं हो पाते थे, जिसके कारण एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण नहीं कर पाता था। तो वंशागति की गुणसूत्री सिद्धांत मैंने इससे पहले बताया था, उसमें भी स्पष्ट हुआ था कि जो इसमें जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं, वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स पर पाई जाती हैं। बात आती है नंबर्स ऑफ जीन्स की, तो हजारों लाखों की संख्या में होती है। गुणसूत्र की संख्या सीमित होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन आखिरी में वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि गुणसूत्र पर अनेक जीन्स एक लाइनर क्रम में विन्यस्त होते हैं, जो कि बाद में मैं जब मॉर्गन कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस दौरान आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत के अनुसार जैसे फ्रूट फ्लाई है, जिसको हम लोग ड्रोसोफिला मेलोंगेस्टर कहते हैं, उसमें सैकड़ों जीन्स का अध्ययन किया गया है और गुणसूत्र में केवल 4 जोड़े ही होते हैं, ऐसा बताया गया है। ड्रोसोफिला मेलोंगेस्टर का जो कि फ्रूट फ्लाई है, इस पर अनेक एक्सपेरिमेंट हुए और जो रिजल्ट आए उसके आधार पर सटन और उनके सहयोगियों ने लगभग 1903 में निष्कर्ष निकाला था कि एक गुणसूत्र पर अनेक जीन्स पाए जाते हैं, वो सारे जीन्स एक ही साथ संतान में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उस प्रवृत्ति को ही लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। मैं चला गया डेफिनेशन की तरफ, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं डेफिनेशन क्या कह रहा हूँ।
ठीक है, सटन और उनके सहयोगियों ने निष्कर्ष निकाला था ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर पर किए गए अन्वेषण के आधार पर कि गुणसूत्र पर पाई जाने वाली अनेक जीन्स समूह में पाए जाते हैं और एक साथ संतान में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उस प्रवृत्ति को ही लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। क्लियर है? मैं इसको फिर से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स में यह प्रवृत्ति पाया जाए जिसके कारण वह समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहते हैं या साथ रहना चाहते हैं, सहलग्नता कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टू रिमेन टुगेदर टू inherit in block form generation to generation is called linkage। कहने का मतलब ये है कि एक गुणसूत्र पर जो जीन्स का समूह पाया जाता है वो आपस में मिलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्षमता रखता है या प्रवृत्ति रखता है। इसी प्रवृत्ति को, इसी क्षमता को हम लोग सहलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। और वह जीन जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं उसको सहलग्न जीन कहते हैं। और ऐसे लक्षण जो सहलग्न जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं लिंक कैरेक्टर कहलाते हैं, सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। और सारे जीन्स जो गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं, समूह में उपस्थित रहते हैं, सहलग्नता समूह कहलाता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आधुनिक संलग्नता सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि जीन्स के बीच संलग्नता होने के लिए का दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है जीन्स का एक ही गुणसूत्र पर पाया जाना, ठीक है ना, जीन्स का एक ही गुणसूत्र पर पाया जाना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गुणसूत्र पर दूसरा आता है गुणसूत्र पर जीन्स का पास पास स्थित होना। ये दो कहना चाहिए, ये अडॉप्टेशन भी मान सकते हैं, ये दो कंडीशन भी मान सकते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। यदि जीन्स के बीच की दूरी बढ़ जाए, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्रॉसिंग ओवर के लिए फिर से कभी मैं वीडियो शो करूंगा आपके लिए, कभी वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देख लेंगे आप लोग। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है? क्योंकि गुणसूत्र में पाई जाने वाले जीन के बीच दूरी बढ़ते जाती है। जब दूरी बढ़ते जाती है तो दूसरे समजात क्रोमोसोम्स के जीन्स के साथ में बाइंड होते जाता है, मिलते जाता है, फलस्वरूप नई प्रकार की जीन का स्ट्रक्चर बनते जाता है। क्रॉसिंग ओवर की दर दो जीन्स के बीच 50% हो जाने पर, मतलब 50% हो जाने पर, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने के बाद भी ये जीन्स स्वतंत्र रूप से अपयूहन प्रदर्शित करते हैं। मतलब 50% तक वो स्वतंत्र अपयूहन प्रदर्शित करता है। 50% से अगर ज़्यादा होता है तो ही वहाँ पर लिंकेज आएगा। संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर दोनों अलग अलग प्रकार की क्रिया है, अर्थात विपरीत क्रिया आप इसको मान सकते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक गुणसूत्र पर जीन्स के बीच की दूरी अधिक होने पर उनके बीच पाया जाने वाला संलग्नता का बल कम हो जाता है, परंतु क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ सीधे सीधे कुछ लिंकेज ग्रुप की बात करता हूं। लिंकेज ग्रुप में मैंने बताया था कि जो गुणसूत्र पर स्थापित जो जीन है एक साथ है तो वो लिंकेज ग्रुप कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे ड्रोसोफिला जो मेलॉन्गेस्टर होता है, ठीक है, आपने देखे होंगे जो फ्रूट फ्लाई होता है ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर, ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र का जो समूह होता है वो 4 लिंकेज ग्रुप पाई जाती है ड्रोसोफिला में। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑल ह्यूमन बीइंग में, मानव समुदाय में आपने देखे होंगे कितना लिंकेज ग्रुप होता है, n=23 होता है। याद रखना लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होगा इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप कितने हैं? n=4 आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड या अगुणित कंडीशन में है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मक्का जो होता है, मेज़ जो होता है उसमें 10 है लिंकेज ग्रुप, जौ में 7 बताए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधों में, बहुत सारे एनिमल्स में आप अलग अलग लिंकेज ग्रुप जान सकते हैं और बता सकते हैं। क्लियर समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर पेयर की बात नहीं किया, 2n नहीं लिखा। आप समझ लीजिए ये हैप्लॉइड है, अगुणित अवस्था में है। ठीक है, इसलिए ये आधी आधी संख्या को शो करता है लिंकेज ग्रुप में। क्लियर है। लिंकेज को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क और विचार प्रस्तुत किए थे। उसके आधार पर 2 थ्योरी यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है आपके सिलेबस के आधार पर। बायोलॉजी साइंस या ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइंस की बेस पे 2 थ्योरी आपको देखने को मिलता है। एक होता है सटन का थ्योरी, लिंकेज थ्योरी में सटन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग मॉर्गन थ्योरी। तो मैं पहले बात करता हूँ सटन थ्योरी के बारे में कि सटन ने क्या बताया था। ठीक है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सटन थ्योरी क्या है। सटन थ्योरी जो होता है ड्रोसोफिला पर संलग्नता संबंधित अनेक कार्य है। बाद में मॉर्गन ने उस कार्य को निरंतर जारी रखा था। तो मैं पहले बात करता हूँ सटन थ्योरी के बारे में। सटन ने बताया था कि एक गुणसूत्र पर बहुत से जीन पाए जाते हैं और ये सभी जीन एक साथ जनक से उनकी संतानों में जाते हैं। क्लियर है। सटन ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई जो अभी हमने सुना, जो डिस्क्रिप्शन हमने सुना। सटन ने क्या कहा था कि एक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं और ये सारे जीन एक साथ जनक से संतान में जाने की क्षमता रखता है।
ये थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन सटन अपने विचार के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दे सका था। इस कारण इनकी परिकल्पना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो साइंस है वह एक्सपेरिमेंट आधारित है, रिजल्ट या प्रामाणिकता पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, इसलिए इसके उस थ्योरी को मान्यता नहीं मिला, विशेष महत्व नहीं मिला, भले ही उन्होंने सही बताया हो। ठीक है, क्लियर है? आप समझ गए होंगे सटन थ्योरी क्या कहता है। क्लियर है? उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कपलिंग और रिपल्सन की बात करता हूं, अगर मैं मॉर्गन अवधारणा की बात करता हूं, तो मॉर्गन अवधारणा भी सुन लीजिए। यहाँ पर संलग्नता की जो मॉर्गन अवधारणा है वो क्या है, मैं इसमें मॉर्गन अवधारणा पहले बताऊंगा, फिर बाद में जाऊंगा रिपल्सन और कपलिंग में, एंड देन लास्ट टाइप्स ऑफ लिंकेज में जाऊंगा। मॉर्गन अवधारणा क्या कहता है, इसको देखिए, मॉर्गन ने जो बताया था उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मॉर्गन के अनुसार, ठीक है, क्या क्या इन्होंने बताया था। ठीक है, ड्रोसोफिला लोंगेस्टर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रूट फ्लाई में। ठीक है, कई अन्वेषण कार्य किए थे। सटन ने जो बताया था कि गुणसूत्र में उपस्थित जीन समूह जनक से संतान में जाता है। प्रमाण तो उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन उस थ्योरी को, सटन की थ्योरी को मॉर्गन ने प्रमाणित करने की कोशिश की और प्रमाणित भी करने में सफल रहे। इसलिए इसको संलग्नता की मॉर्गन अवधारणा के नाम से जाना गया है। गुणसूत्र पर जो पैत्रागतिक की इकाइयाँ पाई जाती है वही जनक से संतान में जाती है। ठीक है, यह भी प्रतिपादित किया कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर कपलिंग और रिपल्सन होता है। याद रखिए, ये दोनों क्रियाएं एक ही घटना के एक ही अंग है, एक ही परिघटना के अंग है। इस परिघटना को हम मॉर्गन का लिंकेज कह सकते हैं। मॉर्गन ने लिंकेज को निम्न रूप से परिभाषित किया था। आप इसे समझने की कोशिश करिए मैं कि क्या कह रहा हूँ। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जिन्स में यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहते हैं और एक ही युग्मक में एक साथ प्रवेश करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉर्गन कॉन्सेप्ट सटन से ही संबद्धता रखता है, करेक्शन रखता है। ये भी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जिन्स में यह प्रवृत्ति होती है, मतलब जिन्स कहाँ पर है, एक ही गुणसूत्र में। ठीक है, उसमें यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने मौलिक संयोजन में रहते हुए और एक ही युग्मक में एक साथ प्रवेश करते। ठीक है, गुणसूत्र पर जिन्स का समूह पाया जा रहा है, अपने मौलिक संयोजन में रहते हैं और एक साथ युग्मक में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब जनक से संतान में प्रवेश करता है। यह हो गया मॉर्गन के अनुसार लिंकेज। ठीक है, अब बात करते हैं लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत। मॉर्गन ने कैसल के साथ मिलकर लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इसको आप नोट कर लीजिए और याद रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत, संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत मॉर्गन के अनुसार, जो कि कैसल के साथ में मिलकर दिया था। देखिए मुख्य बिंदु क्या है इसमें जो जीन्स होते हैं गुणसूत्रों पर एक रैखिक क्रम में विन्यास होते हैं। लिंकेज को प्रदर्शित करने वाले जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। मतलब सारे के सारे जो जीन्स होंगे, ठीक है, वो किस क्रम में होंगे, लाइनियर कंडीशन में होंगे गुणसूत्र पर। ठीक है, लाइनर मतलब रेखीय क्रम में विन्यस्त होंगे और एक ही जीन्स पर पाए जाएंगे, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। किस में पाया जाएगा, एक ही क्रोमोसोम्स पर पाए जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट में इसमें हमको देखने को ये मिलता है कि इस समय वैज्ञानिकों ने ये बताया कि दो जीन्स के बीच की लिंकेज शक्ति उनके बीच की दूरी द्वारा निर्धारित होती है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ठीक है, यदि जीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो लिंकेज शक्ति कमजोर हो जाएगी, संलग्नता की शक्ति कमजोर हो जाएगी। यदि जीन डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की शक्ति बढ़ जाएगी। मतलब पास है तो ज़्यादा मजबूती आएगी। आप जानते हैं ना, यूनिटी एकता में बल है, ऐसा बोलते हैं। ये एक उंगली जो काम करेगा उससे ज़्यादा अच्छा काम ये 5 उंगली एक साथ मिलकर कर सकता है। एक उंगली, एक अकेली उंगली है, बाकी सारी उंगली मिल जाए तो ये मुट्ठी बन जाती है। क्लियर है? तो ये बताने की कोशिश किया इन्होंने। वंशागति की प्रक्रिया के दौरान, वंशागति जब होते रहती है, इनहेरिट होते रहता है या हेरिडिटी होते रहती है, उस दौरान जो संलग्न जीन होते हैं वो अपने मौलिक संयोजन में रहने की अधिक चेष्टा करते हैं। अपने मौलिक संयोजन में या मेन कंस्ट्रक्शन में रहने की चेष्टा रखता है। हमेशा मेन कंस्ट्रक्शन में रहकर ये लिंकेज ग्रुप को शो करता है या एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, इसमें लास्ट कंटेंट ये बनता है कि यदि दो या अधिक जोड़ी
संलग्न जीन्स के प्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर तथा उसके या उनके अप्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस प्रकार के विन्यास को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम शो कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, ये एक अपन थोड़ी देर के लिए ऐसा समझे कि ये एक जीन क्रोमोसोम का खंड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर एक ये कैपिटल ए लिख रहा हूँ, इधर कैपिटल बी लिख रहा हूँ, ये गुणसूत्र का समजात जोड़ा। ठीक है, ये ऐसा एक पेयर, एक सिंगल और दूसरा होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो गई, कहने का मतलब दो या अधिक जोड़ी संलग्न जीन्स के प्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर तथा उसके या अनेक अप्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? सिस अरेंजमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस अरेंजमेंट कहते हैं, सिस अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर है? आप दूसरा देख सकते हैं, इसमें दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके विपरीत अगर एक जोड़े के प्रभावी युग्म विकल्पी तथा दूसरे जोड़े के अप्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये इस प्रकार की अगर ये एक लिंकेज ग्रुप है, इस प्रकार का अगर एक लिंकेज ग्रुप आपको दिखाई देता है, कैपिटल ए यहाँ पर है तो यहाँ पर कैपिटल बी ना होकर स्मॉल बी हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल ए है तो ये कैपिटल बी हो जाएगा। इसको कहते हैं आप लोग पहले का विपरीत। मतलब एक जोड़े के प्रभावी युग्म विकल्पी तथा दूसरे जोड़े के अप्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तथा इस प्रकार अप्रभावी और प्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर हो, लाइक एज ए बी एंड देन स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो ये कंप्लीट था मॉर्गन कॉन्सेप्ट और मॉर्गन थ्योरी। इससे पहले मैंने बात किया था सटन थ्योरी के बारे में, फिर मैंने बात किया था मॉर्गन कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ उस कंटेंट के बारे में जो लिंकेज के बेस पे हमेशा अलग अलग बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, हिंदी में इसको कहते हैं युग्मन और प्रतिकर्षण परिकल्पना। ठीक है, ये जो युग्मन और प्रतिकर्षण परिकल्पना है, बैटसन, पुनेट और सैंडर्स ने लगभग 1960 में इसको दिया था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मॉर्गन के पहले 1905 में कहीं किसी जगह पर 1905 लिखते हैं। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट को, और किसी जगह पर 1960 लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। जो मॉर्गन है, मॉर्गन के अनुसार ये कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस दिया गया है। ठीक है, बाद में डब्ल्यू बैटसन, पुनेट और साउंडर्स ने स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस, जिसको हम लोग कहते हैं स्वीट पी, ये जो एक्सपेरिमेंट है किसमें है? स्वीट पी, इसका बॉटनिकल नेम है लेथायरस ओडोरेटस। ठीक है, इसमें इन्होंने जीन्स की बीच संलग्नता की प्रवृत्ति को देखा था, बाद में इसकी सही व्याख्या नहीं कर पाए। इसके बदले उन्होंने दो जीन्स के बीच होने वाली दो प्रक्रियाओं को बताया था, जिसे कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी के नाम से या कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये जो रिपल्सन और कपलिंग है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कपलिंग के बारे में। ठीक है, कपलिंग। ठीक है, कपलिंग में कपलिंग की व्याख्या के लिए बैटसन और पुनेट द्वारा स्वीट पी, जिसको लेथायरस ओडोरेटस के नाम से जाना गया है, उनकी दो किस्मों के बीच डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया। क्या कराया? डाईहाइब्रिड क्रॉस कपलिंग में। ठीक है, याद रखना, एक किस्म में जो फ्लावर का कलर था या रंग था वो पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन था। क्या था? पर्पल फ्लावर और लॉन्ग
पोलन ग्रेन था। क्लियर है? किसी किसी जगह पर आपको दिखाई देगा पुष्प का रंग नीला और परागकण का आकार लंबा। ठीक है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन के बेस पे। ठीक है, अगर बायो के सिलेबस में आप जाएंगे तो वहाँ पर ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले दिया हुआ है कंटेंट, और यहाँ पर एग्रीकल्चर के सिलेबस में अगर आप जाते हैं तो आपको पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन आपको दिखाई देगा। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर कि किस बेस पे आपको बताऊँ। चलिए कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन के बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, ब्लू फ्लावर याद रखेंगे, मतलब एक ऐसा किस्म का चुनाव किया गया स्वीट पी में जिसमें से एक जो मटर का पुष्प था, फूल था, वो कैसा था, पर्पल, सॉरी ब्लू वाले ले रहा हूँ ना मैं, पुष्प का रंग नीला और जो परागकण का आकार है वो लंबा। ठीक है, नीले को कैपिटल बी से हम दर्शा रहे हैं, डबल बी कारक जोड़े में रहता है इसलिए, और लॉन्ग पोलन ग्रेन को डबल कैपिटल एल से दर्शा रहे हैं, के बीच क्रॉस कराया गया। ठीक है, इसके अप्रभावी के साथ में, ठीक है ना, दूसरे किस्म का जो पुष्प लिया गया उसमें रेड फ्लावर, स्मॉल डबल बी हो जाएगा, अप्रभावी मैंने कहा, और स्मॉल एल। ठीक है, ये हो गया लाल पुष्प और गोल परागकण। ठीक है, नीले पुष्प का रंग कैपिटल बी स्मॉल बी पर प्रभावी था और लंबा परागकण गोल परागकण पर प्रभावी था। उन्होंने शुद्ध नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधे का संकरण लाल पुष्प और गोल परागकण वाले पुष्प के साथ में करते हैं या किया तो F1 पीढ़ी में मेंडल के नियम के अनुसार सभी पुष्प ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्राप्त हुए। क्लियर है? मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ये दोनों हो गए पेरेंट या जनक हो गया, ये हो गया पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ से मैं गैमिट लेता हूँ, दोनों समझाता है तो एक एक गैमिट आपको प्राप्त होंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल, यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल एल प्राप्त होगा। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या कंटेंट मिलेगा देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें आपको प्राप्त होगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो प्राप्त हुआ है, हमने शुरू में कहा था कैपिटल बी स्मॉल बी पर प्रभावी है, मतलब ब्लू रंग का जो फ्लावर है वो लाल रंग पर प्रभावी है। तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ ब्लू एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन, और ये क्या था, रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन। ठीक है, परागकण का आकार कैसा है, गोलाकार है। ठीक है, पर प्रभावी है, ऐसा शुरू में मैंने बता दिया था। उसके आधार पर ये प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्राप्त होते हैं। ये क्या है, मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्लांट प्राप्त होते हैं। ये हाइब्रिड नेचर के होते हैं, संकर नेचर के होते हैं, याद रखेंगे। ये होता है F1 जनरेशन। क्या होता है, F1 जनरेशन। ये पेरेंट्स था, इसके ये हो गैमेट, ये हो गया आपका गैमेट्स हो गया। क्लियर है? अब क्या किया गया, अब बेटसन और पुनेट के द्वारा F1 पीढ़ी में जो द्विअप्रभावी लक्षण वाले पौधे के बीच में फिर से संकरण कराया गया। मतलब F1 पीढ़ी में F1 पौधे, ये जो F1 पौधे आए हैं इसमें डबल रेसेसिव मतलब, अब याद रखिए मैं कह रहा हूँ कि अब सिंपल आपको उस तरफ ले जाता हूँ। ये जो प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में हम यहाँ पर टेस्ट क्रॉस कराते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट क्रॉस कैसे कराते हैं, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर का अपने अप्रभावी जनक के साथ में संकरण कराना, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। देखिए जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, अप्रभावी क्या था, इसके साथ में क्रॉस स्मॉल डबल बी स्मॉल डबल एल, ये क्या है, रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन, मैंने ऊपर लिख दिया है रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले। ये जो हो रहा है क्रॉस, ये कौन सा क्रॉस हो रहा है, अभी मैंने कहा ये टेस्ट क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, मतलब अप्रभावी जनक के साथ में आप क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप गैमेट अगर प्राप्त करते हैं तो आपको कितने गैमेट मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4, क्लियरली यहाँ पर 4 गैमेट आपको प्राप्त होंगे। कितने गैमेट प्राप्त होंगे, 4 गैमेट प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जो स्मॉल डबल बी और स्मॉल डबल एल है, यहाँ से केवल एक स्मॉल एल और एक स्मॉल बी और एक स्मॉल एल प्राप्त होंगे। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको,
स्मॉल बी 4 गैमेट मिलेंगे यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ 4 गैमेट, ठीक है। ये कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, हो गया 1 2 3 4 गैमेट हुआ, ठीक है। का क्रॉस आप इसके साथ करा रहे हैं, करा दीजिए फटाफट, ठीक है। इसके साथ में कराएंगे पहला, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल प्राप्त हुआ, क्लियर है। फिर इसका इसी के साथ कराएंगे, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल प्राप्त हुआ, क्लियर है। अब थर्ड नंबर का कराएंगे क्रॉस इसी के साथ, तो ये प्राप्त होगा कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। अभी फोर्थ नंबर का करा दीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी डबल एल। देखिए 4 प्रोगेनी आपको प्राप्त हो रहे हैं, 4 संतति आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये जो 4 संतति प्राप्त हो रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें जो कारकों की वंशागतिकी है क्या है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो टेस्ट क्रॉस प्रोगेनी प्राप्त हुए हैं, इसमें ये जो होते हैं ये ब्लू फ्लावर्स प्राप्त होते हैं, ब्लू फ्लावर्स, ये ब्लू फ्लावर है और पोलन ग्रेन कैसा है, लॉन्ग पोलन ग्रेन। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ उधर, ठीक है। ये कैसा है, स्मॉल डबल बी है, ये रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर, और ये राउंड पोलन ग्रेन। ये कैसा है, ब्लू फ्लावर और स्मॉल डबल एल है, ब्लू फ्लावर और स्मॉल डबल एल होने के कारण क्या है, राउंड पोलन ग्रेन, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये लॉन्ग पोलन ग्रेन, सॉरी ये लॉन्ग पोलन ग्रेन था, एल लिखना भूल गया था मैं। और यहाँ पर स्मॉल डबल बी दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल डबल बी क्या दर्शाता है, स्मॉल डबल बी ये दर्शाता है रेड फ्लावर को, और डबल स्मॉल एल ये राउंड पोलन ग्रेन को दर्शाता है, क्लियर है। तो आप कंटेंट देख लीजिए कितना कितना आपको मिलता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये जो प्राप्त होता है ये 7 प्राप्त होंगे, ये 1 प्राप्त होगा, ये भी 1 प्राप्त होगा और ये 7 प्राप्त होगा। टोटल नंबर ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है कि 16 टाइप्स के प्रोगेनी प्राप्त होते हैं, जिसमें इतने प्रकार के जीन हो सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जेनेटिक सीक्वेंस देख सकते हैं ध्यान से, 1 2 3 4 प्रकार के यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में प्राप्त 4 प्रकार के पौधों के बीच 7:1:7 का अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें 7+7 पौधे पैतृक गुणों से युक्त है, 7+7 पैतृक गुणों से युक्त है, समझने की कोशिश करिए। और एक पौधा जो है ये दोनों जनक के लक्षणों के बीच पुनर्संयोजन को दर्शाता है, मतलब आपस में मिलकर नए प्रकार का संयोजन बनाया, ठीक है। 2 अलग अलग प्रकार के जीन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देख लीजिए, क्लियर है। ये अलग प्रकार के कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्पष्ट है कि जिन्स जनक से अगली पीढ़ी में जाते समय साथ रहना चाहते हैं, ये देखो साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल 2 जोड़े जीन्स के बीच साथ रहने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो F2 पीढ़ी में जीन्स के स्वतंत्र अपयूहन के कारण 1:1:1 प्राप्त होता। क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, टेस्ट क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर होता है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो आपको 1:1:1 प्राप्त होता, मैंने बताया था वो प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कारक है, जो गैमेट है, जो एलिल्स है या जीन्स है, वो एक साथ रहने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए 7 की मात्रा में पाया जाता है। इस प्रवृत्ति को बैट्सन और पुर्नेट ने कपलिंग कहा, ठीक है। इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं कि कपलिंग 2 प्रभावी या 2 अप्रभावी जीन्स के बीच पाई जाने वाली वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वे आपस में साथ रहना चाहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी साथ जाते हैं, क्लियर है, समझ गए होंगे। वो साथ रहना चाहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी साथ जाना चाहते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कपलिंग हो रहा है, ठीक है। कपलिंग मतलब युगल बोल सकते हैं आप इसको, क्लियर है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये हो गया कपलिंग। अब मैं बात करता हूँ रिपल्सन थ्योरी की बात करता हूँ, ठीक है। ये हो गया कपलिंग। कपलिंग के बाद में मैं जाता हूँ रिपल्सन में। रिपल्सन के लिए रिपल्सन मीन्स होता है प्रतिकर्षण या विकर्षण बोलते हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, इसमें युग्मन था, युग्मन, ये युग्मन को दर्शाता है,
अब इसमें प्रतिकर्षण देखिए, यह प्रक्रिया एक दूसरे संकरण प्रयोग पर आधारित है, एक दूसरे प्रकार के एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, याद रखना। इसमें बैटसन और पुनेट ने दो अलग अलग जनकों का चयन किया था। दोनों जनक में एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण थे। पहले लक्षण में उन्होंने वही लिया, वही ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन। इसी के एग्जाम्पल से मैं दोनों को शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, भले ही रिपल्शन है, लेकिन रिपल्शन के लिए अलग से आपको ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी में रिपल्शन को क्लियर करने जा रहा हूँ, बड़े गौर से देखेंगे, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादा आप ध्यान देंगे, क्लियर है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिपल्शन ये प्रक्रिया एक दूसरे संकरण पर आधारित है। बैटसन और पुनेट ने क्या किया था, दोनों जनक में एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण थे। पहले में नीले पुष्प गोल परागकण उपस्थित थे, दूसरे में पुष्प का रंग लाल और परागकण लंबे थे। क्लियर है, समझ में आया। लाल रंग और परागकण कैसा था, लॉन्ग पोलन ग्रेन था, थोड़ा सा बदल गया, आप समझिए इसको। रिपल्सन में क्या, चलो लिख देता हूँ मैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल बी डबल कैपिटल एल, लेकिन नाम क्या है देखिए, नाम इसमें थोड़ा सा बदल जाता है। डबल कैपिटल बी को हम यहाँ पर ले रहे हैं ब्लू फ्लावर का रंग नीला है, और जो परागकण है ना, जो परागकण है उसके लिए यहाँ पर एक अलग प्रकार के लक्षण, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो राउंड पोलन ग्रेन है, गोल परागकण है, वो लिया गया राउंड पोलन ग्रेन। ये है, अरे यार, ये राउंड पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये जो राउंड पोलन ग्रेन है उसके लिए स्मॉल एल लिखेंगे हम लोग ना, स्मॉल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। देखो अलग हो गया, इससे अलग हो गया, ठीक है। का संकरण जब इसके अपोजिट कैरेक्टर वाले दूसरे जनक में लाल रंग के फ्लावर हो गया, गैमेट एलील हो गया, का संकरण लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले के साथ में कराएगा, ये हो गया लॉन्ग पोलन ग्रेन। मैं ऊपर नोट कर देता हूँ आपके लिए, ये हो गया रेड फ्लावर, ठीक है। और ये जो डबल कैपिटल एल है, ये क्या है, लॉन्ग पोलन ग्रेन है, ठीक है। दोनों क्या हो गए, पेरेंट है, देखो ये इधर लिखा हुआ पेरेंट, मैं ये इधर से शो कर देता हूँ, ठीक है। हम गैमेट प्राप्त करते हैं प्रथम पीढ़ी में, तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल प्राप्त होता है पहली पीढ़ी में। ये जो प्राप्त हुआ ये है क्या, ये है गैमेट, देखिए गैमेट लिखा हुआ है, गैमेट है ये, क्लियर है। अब दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल प्राप्त हुआ। अब देखिए ध्यान से, जो प्रभावी है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जो पहली पीढ़ी में प्राप्त होता है वो होता है ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान से, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले पौधे, मैं लिख रहा हूँ ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले पौधे प्राप्त होते हैं। और ये जो पौधा है वो F1 जनरेशन का है, F1 पीढ़ी का है, क्लियर है। अब यहाँ पर टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराया गया उस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करते हैं, अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस कराते हैं। याद रखिए कैपिटल बी ब्लू रंग का फ्लावर प्रभावी है, रेड कलर के फ्लावर में, लाल रंग के पुष्प में प्रभावी है। उसी प्रकार जो लॉन्ग पोलन ग्रेन है वो प्रभावी है, लॉन्ग पोलन ग्रेन है वो प्रभावी है राउंड पोलन ग्रेन के लिए। तो टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर जो गैमेट प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये हो जाएगा अप्रभावी जनक के साथ में। अप्रभावी जनक मैंने कहा स्मॉल डबल बी, ये हो गया रेड फ्लावर, और राउंड पोलन ग्रेन स्मॉल डबल एल, ठीक है। रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन, ये हो गया, दोनों पेरेंट हो गया। द्वितीय पीढ़ी के लिए हम संकरण करा रहे हैं, गैमेट प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैमेट प्राप्त होगा वो देखिए क्या गैमेट प्राप्त होगा, इसमें समझा था स्मॉल बी स्मॉल एल ही प्राप्त होगा, लेकिन इसमें 4 प्रकार के एलील प्राप्त होते हैं, 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त होते हैं। क्या क्या गैमेट प्राप्त होगा देखिए, कैपिटल बी कैपिटल एल, सेम वैसी स्मॉल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, ये 4 प्रकार के गैमेट इसमें प्राप्त होंगे। ये 4 गैमेट का क्रॉस इसके साथ में होगा, तो क्या क्या प्राप्त होगा देखिए, 1 कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल प्राप्त हुआ। ये सेकेंड स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल प्राप्त हुआ। एंड देन थर्ड
कैपिटल बी, स्मॉल एल एंड देन लास्ट। तो अपन ऐसा कर देते हैं इसको इधर, ठीक है, इधर स्मॉल बी, स्मॉल एल प्राप्त हुआ। 1 2 3 4 प्रोगेनी प्राप्त हो रहा है आपको F2 जनरेशन में। ये हो गया F2 जनरेशन, क्लियर है। ये क्या हो गया, गैमिट हो गया, इसके क्या हो गए, गैमिट्स हो गए, याद रखना ये गैमिट्स हो गए सेकेंड जनरेशन के लिए। और ये जो क्रॉस हो रहा है याद रखना, ये कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, याद रखेंगे। टेस्ट क्रॉस में हम हमेशा अप्रभावी जनक के साथ में कराते हैं क्योंकि हम शुद्ध वंशीय लक्षण को देखने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्ट क्रॉस जो प्रोगेनी प्राप्त होगा वो देखिए किस किस प्रकार के टेस्ट क्रॉस प्रोगेनी प्राप्त हुई है। ये जो प्राप्त हो रहा है आपको इसकी डबल कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल में जो प्रोगेनी प्राप्त हो रहा है उसकी संख्या आप देख सकते हैं, इसमें कितनी संख्या में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल बी, स्मॉल बी और डबल एल एक है। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल डबल बी, डबल एल, स्मॉल डबल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल एक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ये एक यहाँ पर देखो कैसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा आपको। कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ये संख्या में एक प्राप्त होता है यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब आगे वो चार्ट बना के अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये जो रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले हैं इसकी संख्या ये स्मॉल डबल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल है। रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन इसकी संख्या 7 प्राप्त होती है। कैपिटल बी, स्मॉल बी, डबल एल जो प्राप्त होता है ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन वाले इसकी संख्या भी 7 प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखिए रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन वाले इसकी संख्या 1 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए अनुपात क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है उल्टा 1:7:7:1 हो जाता है, क्लियर है। ये जो 1:7:7:1 होता है वो जो टेस्ट क्रॉस था उसके ठीक अपोजिट प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर 1:1:1 होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होकर यहाँ पर जो 7 पौधे हैं, ये जो 7 है बीच में ये वाला कंटेंट, ये क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेट हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेट हो जाते हैं, पुनर्संयोजित गुणों से युक्त हो जाते हैं, ठीक है। इस क्लास में एक अप्रभावी और एक प्रभावी जीन मैंने पहले ही बताया, एक प्रभावी और एक अप्रभावी साथ साथ रहना चाहता है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी साथ रहना चाहता है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी साथ रहना चाहता है। आप समझ लीजिए। तो आपको कंटेंट यहाँ पर क्या मिला, जब एक साथ रहना चाहते हैं का मतलब होता है ये प्रवृत्ति रिपल्शन या विकर्षण कहलाती है, ठीक है ना। यह विकर्षण वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण 2 प्रभावी और 2 अप्रभावी जीन्स आपस में एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, इसके चलते वे अगली पीढ़ी में साथ नहीं जाना चाहते। कहने का मतलब आखिर में जो ये एक बच जाता है, ये वाला प्रोगेनी 1 और 1 ये साथ रहना चाहते हैं, अप्रभावी प्रभावी और प्रभावी के साथ अप्रभावी के साथ रहना चाहता है, ये आगे पीढ़ी में जाना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये रिपल्शन हो चुका है, यहाँ पर क्या हुआ है, रिपल्शन या विकर्षण हो रहा है जिसके कारण 2 प्रभावी या अप्रभावी जीन एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, अगली पीढ़ी में जाना नहीं चाहते। तो ये था स्वीट पी या लेथारियस ओडोरेटस में युग्मन और प्रतिकर्षण या विकर्षण कह सकते हैं आप लोग, कपलिंग एंड रिपल्शन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ सीधे टाइप्स ऑफ लिंकेज में। टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में बात करें तो युग्मन और रिपल्शन के आगे जाएंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज का, टाइप्स ऑफ लिंकेज, संलग्नता के प्रकार पर बात करेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि रिपल्शन क्या होता है और कपलिंग क्या होता है। अगर कंक्लूजन की बात करें उसमें तो आप ध्यान से देखें, आप ऑब्जर्व अच्छे से करें तो कपलिंग और जो रिपल्शन है दोनों लिंकेज के ही 2 पहलू हैं। कपलिंग की प्रक्रिया में 2 प्रभावी और 2 अप्रभावी जीन्स आपस में सहलग्नता या लिंकेज प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो रिपल्शन होता है उसमें सहलग्नता 1 प्रभावी या 1 अप्रभावी जीन के मध्य होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जो 1 की संख्या में जो प्राप्त हुआ था ना वो रिपल्शन को दर्शाता है, क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में जाएंगे, संलग्नता के अगर प्रकार में जाते हैं तो 2 प्रकार इसके मिलते हैं। एक जो प्रकार होता है इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता बोलते हैं जिसको, और सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, ठीक है, संलग्नता के प्रकार में आपको ये पढ़ने को मिल रहा है। इसके लिए जो साइंटिस्ट थे
पहले अगर मैं बात करूं लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज की अगर बात करते हैं तो मॉर्गन ने बताया था कंप्लीट लिंकेज को, मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने पूर्ण संलग्नता की बात किया था। तो मैं पहले यहाँ पर एक जीन क्या बोलते हैं उसको एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। ये टी.एच. मॉर्गन के अनुसार है, टी.एच. मॉर्गन के अनुसार है, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे किसमें किए थे, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर में किए थे, ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर में किए थे। इनकम्प्लीट जो लिंकेज है, अपूर्ण संलग्नता है, ये हचिंसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। हचिंसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसको इनकम्प्लीट को। इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट था मेज़ में, मक्का जानते हैं आप लोग, जियामेज बोलते हैं जिसको, उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो देखिए फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पूर्ण संलग्नता में, पूर्ण संलग्नता कहने का मतलब है दो या अधिक लक्षणों की जो वंशागतिकी है वो साथ साथ होगी। ये लक्षण दो या अधिक पीढ़ियों तक साथ साथ रहते हैं। ऐसी संलग्नता बहुत कम होती है, याद रखना। ऐसी संलग्नता किसी भी गुणसूत्र के जीन संयोजन के पृथक नहीं हो पाने के कारण होता है। पूर्ण कहने का मतलब ही है कि संलग्न जो जीन है वो एक साथ रहना पसंद करता है, दो या अधिक पीढ़ी में साथ साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। मतलब अपने जीनी संयोजन में रहने की चेष्टा करता है, अलग नहीं हो पाता। इसलिए कंप्लीट लिंकेज इसको कहा गया है, पूर्ण संलग्नता कहा गया है। ड्रोसोफिला और दूसरे प्रकार के इंसेक्ट में इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर को बताया था, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर ने जो बताया, इसका आगे मैं वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन कंटेंट पूरा एक साथ मैं इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप कहीं भी किसी भी जगह पर कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने देखा था अपने प्रयोग के दौरान कि ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर नामक मक्खी में एक एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, फ्रूट फ्लाई जिसे कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दो मक्खियों का चयन किया था। कितना मक्खी का चयन किया था, दो मक्खी का चयन किया था। और दो मक्खी कौन कौन सा है देखिए, ठीक है। एक मक्खी के शरीर का रंग मटमैला ग्रे और पंख था विंग वेस्टिजियल था। मतलब शरीर का रंग कैसा है, मटमैला है, ठीक है। मैं इसको शो कर रहा हूँ यहाँ पर, शरीर का रंग मटमैला, कैपिटल बी, क्लियर है। शरीर का रंग मटमैला और जो पंख है वो है वेस्टिजियल विंग्स है, अवशेषी प्रकार के हैं। अवशेषी के लिए, अवशेषी मतलब रेसेसिव, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्मॉल वी, क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए, कैपिटल डबल बी दर्शाता है ग्रे को, ठीक है। ये जो ग्रे कलर है, ये जो जीन्स है ग्रे कलर का, ये डोमिनेंट है। और ये जो वी जो लिखा हुआ है ये रेसेसिव है, ठीक है। अब चाहे तो मैं आपके लिए इस प्रकार से शो कर सकता हूँ, ये है रेसेसिव, अप्रभावी बोलते हैं जिसको। और ये जो है ये है डोमिनेंट प्रभावी, डोमिनेंट है, ठीक है। मैंने नाम क्या बताया था इसका, ग्रे, शरीर का रंग कैसा है, ग्रे भूरा, ठीक है, मटमैला रंग, ठीक है। और जो पंख है वो कैसा है, वेस्टिजियल विंग्स या अवशेषी पर वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए गैमेट इस प्रकार से हम अगर शो करते हैं, एक को हम फीमेल मानते हैं एक पेरेंट को, और दूसरे एक और पेरेंट लेते हैं जिसको हम मेल मानते हैं, ठीक है। उसके लिए ठीक इसके अपोजिट कैपिटल बी अगर ग्रे है, ठीक है, तो दूसरी मक्खी का रंग कंप्लीटली ब्लैक है, जो रेसेसिव होगा, तो स्मॉल डबल बी हो जाएगा, अप्रभावी है। तो इसका जो वेस्टिजियल विंग्स था इसका अपोजिट हो जाएगा लॉन्ग विंग्स के लिए कैपिटल वी लिखेंगे हम, क्लियर है, समझ गए। तो इसमें स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी इसमें जो है ये रेसेसिव है, और कैपिटल वी है ये डोमिनेंट है, याद रखेंगे। दोनों के दोनों क्या है, पेरेंट है, जनक है, ठीक है। क्या था ये, शरीर का रंग कैसा है, इसका ब्लैक है, और इसके पंख कैसे हैं, लॉन्ग विंग्स है, लंबे पर वाली मक्खी है। के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब इन्होंने संकरण कराया तो उनको कुछ इस प्रकार के गैमेट मिले। ये हो जाता है, गैमेट दो प्रकार के मिलेंगे क्योंकि दो चीज़ है यहाँ पर। तो एक होता है कैपिटल बी स्मॉल वी,
और दूसरा होता है फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, 2 गैमेट आपको शो होंगे। ठीक है, चूंकि आप ये कह सकते हैं ये होमोलॉगस है, समझात है, तो आप एक ही जीन ले सकते हैं, यहाँ से एक ही जीन ही आप लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक को हटा रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, तो यहाँ पर एक गैमेट आपको प्राप्त होता है। क्लियर, स्मॉल बी वाला। और दूसरे में इसमें देखिए, इसमें भी आपको एक स्मॉल बी और एक स्मॉल वी प्राप्त होगा। ये इस प्रकार के आपको जीनिक कैरेक्टर वाले स्पीसीज मिलेंगे। क्लियर है, आप इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते थे। इसको कैसे लिख सकते थे, कैपिटल बी स्मॉल वी, कैपिटल बी स्मॉल वी। ठीक है, ये एक मक्खी का कलर हो गया, ये ऐसे शो कर सकते थे। ठीक है, आपकी इच्छा जैसा शो करना चाहें आप कर सकते हैं, आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ आपको, मेरा काम ही है आपको गाइड करना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप इसको कैसे शो करते हैं। ठीक है, गैमेट्स ये हो गया। ठीक है, क्रॉस करा दी। क्रॉस कराने पर आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, देखिए कैपिटल बी स्मॉल वी एंड देन स्मॉल बी कैपिटल वी प्राप्त होगा। इस प्रकार के प्रोगेनी प्राप्त होता है आपको। समझ में आ गया? ये जो प्राप्त हुआ है, अब देखिए इसको पढ़ के देखिए क्या है, कैपिटल बी स्मॉल वी है, तो ये क्या है, ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग्स, और ये क्या है, ब्लैक एंड लॉन्ग विंग्स। लेकिन प्रभावी कौन सा है, कैपिटल बी कैपिटल वी। तो क्या होगा, पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में क्या होता है, ये क्या होगा, ग्रे ग्रे कलर, बॉडी का रंग ग्रे, एंड देन जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, कैपिटल वी। कैपिटल वी मतलब लॉन्ग विंग्स। कैसा है, लॉन्ग विंग्स वाले फ्लाई प्राप्त होते हैं या फ्रूट फ्लाई प्राप्त होते हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे आप? ठीक है, मेंडल के नियम के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पर लिंकेज पढ़ रहे हैं तो लिंकेज में यहाँ से चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो जीनिक संरचना का जो मौलिक संयोजन है वो एक साथ रहना पसंद कर रहा है, देखिए एक साथ है। ठीक है, अब इसका हम क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे। क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस के लिए अप्रभावी जीन लेंगे, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये है अप्रभावी। क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, क्या है, पढ़ लीजिए इसको। स्मॉल बी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक। ठीक है, और स्मॉल बी को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स, अवशेषी पर। क्लियर है, समझ गए होंगे आप? ठीक है, यहाँ से हम दूसरी पीढ़ी के लिए जब जीन प्राप्त करते हैं या गैमेट प्राप्त करते हैं, वो क्या होगा, ये पहली पीढ़ी का टेस्ट क्रॉस में ये पेरेंट हो गए। ठीक है, कौन सा क्रॉस हो रहा है, टेस्ट क्रॉस हो रहा है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो गैमेट प्राप्त होगा, कैसे गैमेट प्राप्त, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 प्रकार के गैमेट इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के शो होंगे या एक ही प्रकार का मिलेगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक बी और एक वी प्राप्त होगा, स्मॉल वाला, ये हो गया गैमेट। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये ऐसे ही गैमेट कुछ प्राप्त होंगे। कैसे गैमेट प्राप्त होंगे, देखिए इसमें 1 2 3 4 है, 4 प्रकार के गैमेट आपको मिलेंगे। कैपिटल बी कैपिटल वी, कैपिटल बी स्मॉल वी, स्मॉल बी कैपिटल वी। ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल वी, ये ऐसा शो कर देता हूँ मैं, स्मॉल को इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा ये। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैपिटल और स्मॉल को, ये स्मॉल भी। ठीक है, ये 4 प्रकार का गैमेट प्राप्त हो रहा है। 4 संकरण कराइए, क्रॉस कराइए। जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन के लिए टेस्ट क्रॉस हो रहा है। एक फर्स्ट कैपिटल बी कैपिटल वी, ठीक है, और ये स्मॉल बी स्मॉल वी, ये हो गया एक प्रोगेनी। ठीक है, सेकेंड कैपिटल बी स्मॉल वी, ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल वी, ये सेकेंड प्रोगेनी। नेक्स्ट थर्ड, ये स्मॉल बी कैपिटल वी, नेक्स्ट स्मॉल बी स्मॉल वी, ये थर्ड प्रोगेनी। एंड द लास्ट स्मॉल बी स्मॉल वी स्मॉल बी स्मॉल वी। ठीक है, कितने कितने प्रोगेनी प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, 4 देख सकते हैं, 1 2 3 4
4 प्रोगेनी प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल बराबर बराबर कंटेंट में मिलेगा। जो प्रभावी है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। कैपिटल वी ये क्या है, प्रभावी है। तो दोनों पर प्रभाव, कैपिटल वी स्मॉल बी पर, कैपिटल वी स्मॉल बी पर प्रभावी है। तो ये क्या हुआ, कैपिटल वी क्या था, ग्रे, एंड देन कैपिटल वी लॉन्ग विंग्स वाले, और इसमें स्मॉल वी और स्मॉल वी है। तो ये क्या है, ग्रे तो हो गया, कैपिटल वी स्मॉल वी पर प्रभावी है। और ये क्या है, स्मॉल वी वेस्टिजियल। ठीक है, इसमें देखिए स्मॉल डबल वी है, तो ये कौन सा कलर हो गया, ब्लैक। और ये कैपिटल वी है इसलिए, कैपिटल वी है इसलिए लॉन्ग विंग्स। इसमें देखिए स्मॉल है तो ये क्या है, ब्लैक, एंड देन लास्ट डबल स्मॉल वी है तो ये क्या हो गया, डबल स्मॉल वी क्या हुआ, मैंने ऊपर बताया था आपको, वेस्टिजियल। क्या है, वेस्टिजियल। ध्यान से देखिए आप, ग्रे लॉन्ग, ग्रे वेस्टिजियल, ब्लैक लॉन्ग, ब्लैक वेस्टिजियल। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोगेनी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी की बात करें तो ये ब्लैक वेस्टिजियल आपको जो दिखाई दे रहा है, ब्लैक वेस्टिजियल कहने का मतलब काले शरीर और अवशेषी पर वाली जो संतति है, ये लगभग 8.5% आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आगे जब क्रॉस करा के देखेंगे चेकर बोर्ड के द्वारा तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, जो ब्लैक लॉन्ग है, ब्लैक लॉन्ग मतलब काले शरीर और सामान्य पर वाली है, तो ये 41 क्या बोलते हैं इसको, 5% मिलेगा आपको। ग्रे और वेस्टिजियल है अर्थात भूरे शरीर और क्या बोलते हैं अवशेषी पर वाली है, तो ये है 41.5%। और ग्रे लॉन्ग है ये भी मिलेगा 8.5%, इतना मिलता है। अब ध्यान से देखिए इसमें 41.5 ये जो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है ये, इसमें कंप्लीटली जो 100% होनी चाहिए। ठीक है, द्वि अप्रभावी लक्षण वाले मक्खी के साथ कराया तो हमको ये आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। इस पीढ़ी में 4 प्रकार की मक्खियाँ मिलनी चाहिए थी, जिसमें से 2 पैतृक लक्षण वाले और 2 पुनर्संयोजित लक्षण वाले होते हैं, परंतु वास्तव में मॉर्गन को 2 ही प्रकार की मक्खियाँ प्राप्त होती है, दोनों पैतृक गुणों वाली थी। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, समझ गए होंगे आप, दोनों एक और ये 2 ही प्रकार के संतान, ये एक और ये एक, कहने का मतलब 50% ये हो रहा है और 50% ये हो रहा है, समझ गए होंगे। ब्लैक लॉन्ग कहने का मतलब है ये एक हो गया, ठीक है, ब्लैक एंड देन लॉन्ग, देन ब्लैक एंड देन वेस्टिजियल। क्लियर है, दोनों कितने कितने परसेंट है, 50% है। और मॉर्गन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ड्रोसोफिला में शरीर के रंग या पंखों के आकार को निर्धारित करने वाले जीन्स न केवल संलग्न होते हैं बल्कि 100% संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना 0% होती है। कितने परसेंट होती है, 0% होती है, जिसके कारण इसको पूर्ण संलग्नता कहा गया, कंप्लीट लिंकेज कहा गया है। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा जा रहा हूँ, इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ा शॉर्टकट अगर ये समझ में आया आपको तो इनकम्प्लीट लिंकेज भी बता देता हूँ। इनकम्प्लीट लिंकेज को मैंने पहले बताया, हचिंसन नामक साइंटिस्ट ने जी अमेज में मक्का में बताया था। जब इन्होंने देखा था, ठीक है, तो क्या कराया था इन्होंने, एकदम शॉर्टकट फार्मूला में चलता हूँ मैं और उम्मीद करूँगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या किए थे मक्के के लिए, ठीक है, 2 प्रकार अपूर्ण संलग्नता का मतलब होता है ऐसा संलग्नता जिनमें जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होने के कारण F2 पीढ़ी में कम अनुपात में ही सही लेकिन पुनर्संयोजित प्रकार का संतान प्राप्त होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। इसको देखने के लिए हचिंसन नामक साइंटिस्ट ने एक रंगीन बीज कैपिटल C और पूर्ण बीज कैपिटल S, ठीक है, जोड़े में है कैपिटल C कैपिटल S, ठीक है, का संकरण एक दूसरे रंगहीन स्मॉल c और सिकुड़े हुए बीज स्मॉल s के बीच, स्मॉल c स्मॉल s के बीच कराते हैं। ठीक है, ये हो गया अपेरेंट। ये क्या था, कैपिटल डबल C, ये कलरफुल है, कलरफुल, और बीज कैसे है, कंप्लीट पूर्ण बीज है, मतलब गोल अच्छा चिकने भरे हुए बीज। और ये कैसा है, कलरलेस, और ये कैसा है, ये कैसे है, सिकुड़े हुए, स्ट्रिंग्ड है या रिंगल्ड कह सकते हैं, स्ट्रिंग्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, स्ट्रिंग्ड है। ठीक है, गैमेट प्राप्त होता है कैपिटल C कैपिटल S
इसमें स्मॉल सी स्मॉल एस एक ही बार में रास्ता खत्म हो गया। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में क्या मिलता है आपको? प्रभाविता के नियम के अनुसार, क्योंकि पहली पीढ़ी में आपको हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, कैपिटल सी कैपिटल एस एंड देन स्मॉल सी स्मॉल एस वाले ये। लेकिन प्रभावी होने के कारण यहाँ पर जो F1 पीढ़ी में जो दिखाई दे रहा है गैमेट बनने के बाद, वो क्या दिखाई दे रहा है? प्रभावी लक्षण। कौन सा प्रभावी लक्षण? कलर्ड। कलर्ड और कैसा है? कंप्लीट है। समझ गए होंगे? ठीक है, अब इसका अगर हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कराएं, हचिंसन ने ऐसा करा के देखा था। F1 पीढ़ी में रंगीन और पूर्ण बीज से युक्त एक प्रोगेनी प्राप्त होता है। F1 पीढ़ी की जो फीमेल हाइब्रिड होती है, इसका रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज के परागकण के साथ क्रॉस किया जाता है तो 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर हम बैक क्रॉस करा रहे हैं। बैक क्रॉस के लिए जो जीन ले रहे हैं वो भी कैसा ले रहे हैं? बैक क्रॉस में हम ये निर्धारित नहीं करते कि स्मॉल या कैपिटल है, तो हम लोग एक ही जनक यहाँ से ले लेते हैं, एक पेरेंट ले लेते हैं बैक क्रॉस के लिए। हम यहाँ पर अप्रभावी जनक लिए, याद रखना। लेकिन मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ कि अप्रभावी जनक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी जनक के साथ में F1 संतान का F1 प्रोगेनी का क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? स्मॉल सी एस है, स्मॉल सी एंड देन स्मॉल एस, एक 2 प्रकार के ये अलग अलग जीन ऐसा मिल सकता है आपको। आप एक भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और इसमें कैपिटल सी कैपिटल एस स्मॉल सी स्मॉल एस होने के कारण 4 प्रकार के जीन आपको दिखाई देगा। एक होता है कैपिटल सी कैपिटल एस, एक होता है कैपिटल सी स्मॉल एस, एक होता है स्मॉल सी कैपिटल एस, एक होता है स्मॉल सी स्मॉल एस। ये हो गए 4 टाइप्स के जीन। ठीक है, क्रॉस करा दीजिए आप तो क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से। ठीक है, इसमें जो जीन प्राप्त होगा वो हमेशा एक ही प्राप्त होगा, याद रखेंगे। गैमेट के रूप में एक ही मिलेगा ना, याद रखने। डबल है, संयुग्म कैपिटल सी कैपिटल एस मिलेगा। क्रॉस कराते जाइए फटाफट। ये हो गया फास्ट, कैपिटल सी कैपिटल एस, ठीक है, स्मॉल सी स्मॉल एस। ये हो गया एक बीज की क्वालिटी। दूसरे बीज की क्वालिटी में देखिए, कैपिटल सी स्मॉल एस एंड देन नेक्स्ट स्मॉल सी स्मॉल एस। थर्ड स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल सी स्मॉल एस। लास्ट 4 स्मॉल सी स्मॉल एस स्मॉल सी स्मॉल एस। क्लियर है? 1 2 3 4 टाइप्स के प्रोगेनी प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें जो कैपिटल सी कैपिटल एस वाले कंडीशन है तो ये लगभग जो शुद्धवंशी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कलरलेस और स्ट्रिंग्ड जो हो सकते हैं। कलरलेस और स्ट्रिंग्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल डबल सी और स्मॉल डबल एस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्मॉल डबल सी और स्मॉल डबल एस है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये लगभग 96.4% मिलेगा आपको। और ये जो मिलेगा आपको ये है कलर्ड और स्ट्रंकेन और कलरफुल और फुल बीज है। कलरफुल और फुल बीज है, ये आपको जो प्राप्त होगा ये 3.6% प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो 96.4% है इसमें पैतृक संयोजन तथा 3.6% है नए संयोजन वाले लक्षण प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जीन के जो जोड़े होते हैं कैपिटल सी और स्मॉल एस और कैपिटल एस और स्मॉल एस स्वतंत्र अपयूहन का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये जीन 96.4% संलग्न अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, संलग्न अवस्था में ही रहते हैं क्योंकि ये जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। और केवल 3.6% पौधों में ही जीन क्रॉसिंग ओवर के कारण अलग हो जाते हैं। इस प्रकार मक्का में ये इनकम्प्लीट लिंकेज प्रदर्शित होता है। समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस आप लिंकेज में जाएंगे तो जीन रिकॉम्बिनेशन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान बने रहते हैं। संकर पौधे जंतुओं में संलग्नता के कारण आने वाले संभावित लक्षणों के बारे में पहले बताया जा सकता है। गुणसूत्र पर एक जीन की स्थिति ज्ञात होने पर उससे संलग्न जीन या उनके बीच की दूरी को और आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। गुणसूत्र और जीन संबंधी ज्ञान हेतु संलग्नता अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया है लेकिन इसको पेशेंसली आप देखिए, आराम से समय निकाल कर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।